मैम, आपका बहुत बहुत कार्यक्रम युवावाणी में स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शिल्पा पांडे, मैं बीरबल सहानी पुरावन विज्ञान संस्थान में साइंटिस्ट के पद पर हूँ। जहाँ तक मैं भी जब कॉलेज में पढ़ाई करता था तो ये हमारी जियोग्राफी में एक चैप्टर हुआ करता था। तो इसमें जो मैनग्रोव्स हैं वो होते क्या हैं? मुझे बहुत सौभाग्य से ये कहने का मौका मिल रहा है कि मैं मैनग्रोव एक्सपर्ट हूँ। जब भी हम मैनग्रोव्स की बात करते हैं तो ज्यादातर जो आम जनता है वो मैंगो से कंफ्यूज हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। यदि मुझसे कोई पूछते हैं कि आप वैज्ञानिक हैं, किस पर काम करती है, मैं बोलती हूँ मैनग्रोव्स। लोग कहते हैं अच्छा मैंगोज, देन आई हैव टू क्लैरिफाई इट कि नहीं, ये मैंगोज नहीं मैनग्रोव्स होते हैं। अक्सर मैनग्रोव्स के बारे में इसलिए भी लोगों को नहीं पता है क्योंकि ये मैनग्रोव्स जो है वो तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और हम लखनऊ में स्थित हैं। लखनऊ प्लेन है, हम तटीय क्षेत्र से काफी दूर हैं। बेसिकली मैनग्रोव्स एक बहुत ही मैजिकल टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। इन्हें डांसिंग इकोसिस्टम भी कहा जाता है। मैजिकल फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है ये लैंड और सी के बीच में, जिसे कहते हैं कि लैंड सी इंटरफेस में देखने को मिलता है जी। साथ ही साथ ये इंटरटाइडल रीजन्स में पाया जाता है, जिसे कह सकते हैं, और विश्व के ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलता है। जैसे कि अभी आपने बताया लैंडस्केप जो है और तटस्थली, तो वहाँ पे इन चीजों को ज्यादा देखा जाता है। मैनग्रोव्स पाए ही जाते हैं तटीय क्षेत्र में। पहली चीज ये इंटरटाइडल रीजन्स में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ लैंड सी इंटरेक्शन, जहाँ पर समुद्र और नदियों का समागम, मतलब जहाँ पर ये इंटरफेस, वहीं पर मैनग्रोव्स देखने को मिलता है। भारत में यदि हम बात करें तो ये वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट दोनों तरफ पर हम मैनग्रोव्स देखते हैं। भारत का जो सबसे बड़ा मैनग्रोव क्षेत्र है वो है सुंदरबंस, जो कि वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है वो भारत में करीबन 40% है और 60% बांग्लादेश में है। मैं उस पर भी काम करती हूँ, सुंदरबंस के मैनग्रोव्स पर। साथ ही साथ आप यदि नीचे उतरेंगे ईस्ट कोस्ट में ही महानदी डेल्टा आता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा में मैनग्रोव्स पाए जाते हैं। तमिलनाडु कोस्ट में पाए जाते हैं। वेस्ट में यदि बात करते हैं तो गल्फ ऑफ कच्छ रीजन में मैनग्रोव्स देखने को मिलते हैं। सौराष्ट्र, देन गोवा, महाराष्ट्र, साथ ही साथ आपको केरला। एंड एट द सेम टाइम, जिस तरह से मैंने बताया कि सुंदरबंस में मैनग्रोव्स बहुत अधिकतम मात्रा में, ये वर्ल्ड का फेमस मैनग्रोव डेल्टाइक सिस्टम है जो कि हमारे भारत में है। हमें बड़ा प्राउड है इस बात का। साथ ही साथ ये सुंदरबंस की तरह ही अंडमान निकोबार, आप सभी ने सुना होगा। अंडमान जो निकोबार है इसके मैनग्रोव्स भी बहुत डाइवर्सिफाइड है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ 26 दिसंबर 2004 में जब सुनामी आई थी उसके बाद से मैनग्रोव की जो महत्ता है या मैनग्रोव्स की इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई। अब प्रश्न आता है, जैसे आपने बोला कि मैनग्रोव्स के बारे में हम क्यों आज चर्चा कर रहे हैं। 26 जुलाई है। 26 जुलाई को इंटरनेशनल मैनग्रोव डे के नाम से घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। जो थीम है इस साल की, मतलब 2023 इंटरनेशनल मैनग्रोव डे थीम है, दैट इज द अवेयरनेस अबाउट मैनग्रोव्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस एज सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। वही बात आ गई, आज भी हमारी जनता में मैनग्रोव्स के बारे में अवेयरनेस कम है। तो हम आप सबका, न केवल रिसर्चर का, आम जनता का, गवर्नमेंट का, सबका दायित्व बनता है कि हम आम जनता के साथ कनेक्ट करें और उसकी अवेयरनेस को बढ़ाएं। सुंदरबन का नाम ही आया है सुंदरी से। ओके, सुंदरी एक मैनग्रोव स्पीशीज का नाम है जिसे हम हेरिटेरा फोम्स कहते हैं, और ये हेरिटेरा फोम्स के कारण ही सुंदरबन इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि फ्रेश वाटर लविंग प्लांट स्पीशीज है। सो फ्रेश वाटर लविंग प्लांट स्पीशीज होने के नाते अब जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है उसमें सी वाटर इनकर्शन ज्यादा होता जा रहा है, जिसके कारण हेरिटेरा फोम्स जो है और कुछ और भी स्पीशीज जो कि फ्रेश वाटर लविंग स्पीशीज है मैनग्रोव्स, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय बनता जा रहा है। मैनग्रोव्स, जैसा बताया कि फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर, जिसे एक शब्द दिया गया है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर में ज्यादातर सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है। मैनग्रोव्स के अंदर वो स्पेशलिटी होती है, एक एडाप्टिव फीचर्स होते हैं जिससे कि एक्सेस सॉल्ट को वो बाहर की तरफ निकाल देता है, और साथ ही साथ जब एक्सेस सॉल्ट होगा किसी पानी में तो उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल होगा। इसीलिए मैनग्रोव इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल प्लांट से भिन्न होते हैं। रीजन बिहाइंड, टेरेस्ट्रियल प्लांट को किसी भी तरह का हार्श कंडीशंस को फेस नहीं करना पड़ता है, पर मैनग्रोव्स को हार्श कंडीशंस फेस करना पड़ता है। आप जानते हैं कि सॉल्ट ज्यादा है। ये सॉल्ट निकालने के लिए इनके लीव्स में एक सॉल्ट एक्सक्रीशन ग्लैंड्स होती हैं जिसके तहत करते हैं, ये निकालते हैं। अच्छा, इसमें से मतलब सॉल्ट जो होता है बाहर एक्सेस सॉल्ट निकल जाता है, और इस तरह से वो पेड़ जो है सॉल्टी कंडीशन या ब्रैकिश कंडीशन या एनवायरनमेंट में सस्टेन करते हैं। और एक और चीज आपको बताना चाहेंगे कि मैनग्रोव्स के अंदर एक एडाप्टिव फीचर है जिसका नाम होता है एरियल रूट्स।
जनरली एरियल का मतलब होता है हवा में। हवा में। जड़ें आपने सभी ने सुना होगा कि जड़ें जो होती है पेड़ों की वो नीचे हाँ, जमीन के नीचे होती है। पर मैंग्रोव्स की जो जड़ें हैं वो जमीन के ऊपर होती हैं। जमीन के ऊपर होती हैं। जी, तो जमीन के ऊपर क्यों होती हैं? क्योंकि एक्सेस ऑफ सॉल्ट में उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो उन्हीं जड़ों के तहत से वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको ट्रैप करते हैं और इस तरह से वो अपना सर्वाइवल मेंटेन कर पाते हैं। साथ ही साथ मैंग्रोव्स की एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये जो मैंग्रोव्स होते हैं, अभी आपने ब्लू कार्बन एक टर्म सुना होगा। ब्लू कार्बन, हाँ। ब्लू कार्बन का मतलब ही है जो एक्सेस ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो सीक्वेस्टर करती है, मतलब सॉइल के अंदर उसको जमा करती है। सिंपल वे में बात करें तो स्टोर कर। तो इस तरह से उसको कहते हैं कि मैंग्रोव्स इकोसिस्टम को बचाना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन के लिए हेल्प करता है। तो मैंग्रोव्स इकोसिस्टम और भी महत्वपूर्ण इसलिए भी मानव के लिए है क्योंकि आप सभी लोग मछली खाते होंगे, प्रॉन, श्रिम्प्स, इस तरह के भी जो स्पीशीज है उनके लिए भी बेस्ट हैबिटेट का काम करता है मैंग्रोव्स इकोसिस्टम। ओके, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसीलिए जो तटीय स्तर के पास रहते हैं वो ये सब चीजें खाना भी ज्यादा पसंद करते हैं। उनके लिए यही स्टेपल फूड आई कुड से होता है और कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो ज्यादातर उनकी जो सुरक्षा करने का भी दायित्व कोस्टल हैबिटेटेड जो लोग हैं उनके लिए है। और लास्ट में एक बात और मैं मैंग्रोव्स की इम्पोर्टेंस में ये बताना चाहती हूँ कि क्यों मैंग्रोव्स को कंजर्व करना चाहिए। जैसे कि हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बात करते हैं, सुनामी, हरिकेन, साइक्लोन, स्टॉर्म सर्जेस, जो कि तटीय क्षेत्रों में आम दिनों में सुनने को मिलता है, इनसे भी मैंग्रोव्स इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि इनकी, जैसे मैंने बताया कि जड़ें बहुत ऊपर होती हैं, एरियल रूट्स होती हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की जड़ें होती हैं जिनका नाम है स्टिल्ट रूट्स, बट्रेसेस, नी रूट्स। इसीलिए हमें मैंग्रोव्स इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी सी आपने जानकारी दी और हम आपको बताना चाहेंगे मैम कि हम सब युवा हैं। आज आपने हमें बताया मैंग्रोव्स के बारे में और चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप युवाओं को लेकर के मैंग्रोव्स के प्रति क्या कहना चाहेंगी और युवाओं के लिए मैंग्रोव्स कितने जरूरी हैं और क्यों जरूरी हैं? युवा के लिए मैंग्रोव्स इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाली जनरेशन में युवा को ही सस्टेन करना है और युवा की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव वे में यूटिलाइज की जाए। वो हमारे मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर सकते हैं, कंजर्व रिस्टोरेशन में काफी हद तक हेल्प कर सकते हैं। और जब युवा इस काम में जुट जाएंगे तो सब मिलकर जो एक क्यूमुलेटिव एफर्ट से ये मैंग्रोव्स इंटैक्ट हो सकते हैं। मुंबई में आप देखते हैं कितना फ्लड का प्रॉब्लम हर साल आता है। क्यों? क्योंकि एक समय में ये मैंग्रोव्स बहुत ज्यादा ग्रो करते थे पर किसी कारणवश इनको वहां से हटा दिया गया या डिस्ट्रक्शन, डिग्रेडेशन ऑफ मैंग्रोव्स के कारण उन्हें हटाने के कारण ज्यादातर फ्लड जो है मुंबई में देखने को मिलता है। धन्यवाद। और दोस्तों, मुझे आशा है कि ये भेंटवार्ता सुनकर आपको मैंग्रोव्स डे के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी और दीक्षा, तुम्हें भी शायद मैंग्रोव्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। बिल्कुल संपूर्ण। तो चलो अब अपने दोस्तों को एक गीत भी सुना दिया जाए। बिल्कुल।